अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 2 के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो ये वीडियो है ये हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें मैंने हायर परचेज के बारे में भी समझाना है। अगर आपको हायर परचेज का टॉपिक पहले से ही आता है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 का इमेज नजर आ रहा है। तो मैंने ये इमेज यही स्क्रीन पर अटैच कर दिया है ताकि इसके पैरेलली क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को इजीली हम सॉल्व कर पाएं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट के नीचे एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में डिफरेंट टर्म्स मेंशन्ड है और बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे हायर परचेज लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हायर परचेज के टॉपिक से है। तो आपको पहले हायर परचेज को समझना पड़ेगा कि हायर परचेज कहते हैं किसको हैं। उसी के बाद ही आप इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर उनको भी इजीली समझ पाएंगे। तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं हायर परचेज होता क्या है। तो अगर मैं हायर परचेज की बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन करूं तो हायर परचेज का मतलब होता है कि जब भी आप किसी चीज को परचेज करते हैं किस्तों के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो हम इसको कहते हैं कि हमने ये हायर परचेज पे ली है। तो फॉर एग्जांपल हायर परचेज का मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यानी उतने पैसे मौजूद नहीं है जितने की वो चीज मार्केट में बिक रही है, तो आप उस चीज को कुछ पैसे देकर, वो कुछ पैसे जो स्टार्ट में देने पड़ते हैं उनको डिपॉजिट कहा करेंगे, डाउन पेमेंट कहा करेंगे, तो वो कुछ पैसे यानी डिपॉजिट या डाउन पेमेंट देकर वो आप चीज हासिल कर सकते हैं और जो बाकी पैसे बचेंगे उस चीज के डिपॉजिट के अलावा उनको आप इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, उनको आप कुछ किस्तों में अदा कर देंगे। तो इस तरीके से वो चीज आपकी भी हो जाएगी पहले ही डिपॉजिट देने के बाद ही, और बाकी जब आप उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर देंगे, सारी जो किस्तें क्लियर कर देंगे, तो वो चीज मुकम्मल तौर पर आपकी हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि किसी चीज को बाय करना हायर परचेज के थ्रू। अब यहां पर हम एक एग्जांपल भी लेते हैं ताकि हम इसकी बाकी टर्म्स को भी और अच्छे से समझ पाएं। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर एक नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है और उस मोबाइल फोन की कैश प्राइस भी बता दी गई है कि ये इतने का बिक रहा है, इतने का ये मार्केट में अवेलेबल है। कैश प्राइस का मतलब हुआ करेगा वो वाली प्राइस जो कि आपको कैश में देनी पड़ा करेगी किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो फोन की कैश प्राइस का मतलब ये होगा वो प्राइस जितने का ये फोन मार्केट के अंदर बिक रहा है, आपको कैश में ये चीज देनी पड़ेगी अगर आप ये फोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पहले कॉलम में कैश प्राइस लिखा हुआ है इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस है किसी भी चीज की जितने पे वो बिक रही है, जो कैश में देनी पड़ेगी उस चीज को खरीदने के लिए। तो वो फोन जो है मिसाल के तौर पे लॉन्च हो गया, उसकी कैश प्राइस भी बता दी गई। अब आप ये फोन लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास ये कैश प्राइस मौजूद नहीं है, आपके पास इतने पैसे अभी मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको हासिल कर सकते हैं, इस फोन को हासिल कर पाएंगे हायर परचेज के थ्रू। आप कोई शॉप ढूंढेंगे या कोई बैंक ढूंढेंगे जो कि हायर परचेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा और उसके पास जाके आप इस फोन का मॉडल बताएंगे और आप कहेंगे कि जी ये चीज मैं हायर परचेज पे खरीदना चाहता हूं। अब वो जो शॉपकीपर होगा या बैंक पे गए हैं तो वो जो बैंक में पर्सन होगा वो आपको कहेगा कि कुछ अमाउंट आप हमें डिपॉजिट करवाएं। वो जो अमाउंट स्टार्ट में डिपॉजिट करवानी होती है उसी को हम डिपॉजिट भी बोला करेंगे और कुछ केसेस में उसका नाम डाउन पेमेंट भी होता है, यानी वो अमाउंट जो किसी भी चीज को किस्तों में खरीदने से पहले अदा की जाती है। ये बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट होती है, ये सारी अमाउंट नहीं होती, ये आपको स्टार्ट में जमा करानी पड़ेगी। तो जो अमाउंट आपको स्टार्ट में जमा करानी पड़ती है उस शॉपकीपर के पास या अगर बैंक से ले रहे हैं तो उस बैंक पर्सन के पास, उसी को हम बोला करेंगे डिपॉजिट या डाउन पेमेंट। तो वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पे हो गया। अब जब आप डिपॉजिट वो करवा देंगे, अब इस डिपॉजिट और डाउन पेमेंट जितने पैसे आपने करवा दिए उसके अलावा जितने पैसे बचे हैं, जितने पैसे अभी रहते हैं जो कि इस फोन की कैश प्राइस के अंदर थे शामिल, वो अब आपको देने हैं, उसी के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स की जाएंगी। अब वो पर्सन आपको कहेगा कि भाई इतने पैसे आपने हर महीने मुझे देने हैं, उसी को बोला जाता है मंथली इंस्टॉलमेंट यानी किस्तें उर्दू में। मंथली का मतलब हर महीने, इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तें, यानी डिपॉजिट या डाउन पेमेंट करने के अलावा जो पैसे बच गए उन पैसों के ऊपर मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, वो पैसे आपको हर महीने अदा करने पड़ेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। और आगे आप देखें कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसका बड़ा आसान सा मतलब है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का मतलब है आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी ऐसी जो कि आप हर मंथ पे कर रहे होंगे। तो अगर वो यहाँ पे मिसाल के तौर पर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब जस्ट ये है कि आपको 10 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अगर 12 लिखा होता तो उसका मतलब है आपको 12 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। और 10 इंस्टॉलमेंट का मतलब यही लिया जाएगा कि 10 इंस्टॉलमेंट के बाद वो चीज़ मुकम्मल
मुकम्मल तौर पे आपकी हो जाएगी। तो 10 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी पड़ेगी, किस तरीके से, हर महीने, जिसको हम बोलेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाया, वो फ़ोन आपको तभी मिल जाएगा जब आपने कुछ डिपॉजिट या डाउन पेमेंट किया होगा। यानी अभी आपने पूरी प्राइस दी भी नहीं है फ़ोन की, जस्ट डिपॉजिट या डाउन पेमेंट करने से ही वो फ़ोन तो आपका हो जाएगा। अब बाकी जो प्राइस उसकी बची है वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर देनी पड़ेगी, हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो आपको क्या फ़ायदा मिला? आपको ये फ़ायदा मिला कि अभी आपके पास उस फ़ोन की एग्जैक्ट कैश प्राइस, कैश अमाउंट थी भी नहीं, लेकिन वो फ़ोन आपको सिर्फ कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने पे मिल गया और बाकी पैसे आप बड़ी आसानी से हर महीने थोड़े थोड़े करके वो चुका सकते हैं। और जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट्स पूरी कर लेंगे तो वो चीज़ एग्जैक्टली पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर आपकी हो जाएगी। अब उस पर्सन को क्या फ़ायदा मिला जिसने आपको ये फ़ोन सेल किया था? तो देखें, जब भी आप कोई चीज़ हायर परचेज पे ख़रीदते हैं तो वो आपको थोड़ी सी महंगी मिलती है। यानी अगर मिसाल के तौर पे ये फ़ोन जो है, मिसाल के तौर पे 1 लाख का था, ठीक है, 1 लाख देने से ये आपको मिल जाता, लेकिन आपने इसको लिया है हायर परचेज पे, तो हायर परचेज पे ये आपको 1 लाख का नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको ये 1,10,000 रुपये का पड़े, 10,000 रुपये का पड़े। तो वो जो ऊपर के 10,000 हैं जो कि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो इस हायर परचेज की वजह से हैं। और वो 10,000 उस पर्सन के पास जाएंगे जिस पर्सन ने आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि भाई मुझे कुछ डिपॉजिट दे दें और बाकी अमाउंट मुझे बेशक आप किस्तों में मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए करेगा। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट में जो पैसे शामिल होते हैं उसमें कुछ अमाउंट ज़्यादा होती है और वो अमाउंट आप जब पूरी चुका देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ोन तो एक्चुअली 1 लाख का था, लेकिन क्योंकि आपने इसको हायर परचेज पे ख़रीदा है, आपने इसको इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदा है, तो ये जो ऊपर के 10,000 आपको ज़्यादा देने पड़े हैं, किस्तों की सूरत में वो ऐड हुए होते हैं, तो आपको वो इसलिए देने पड़े हैं कि क्योंकि उस पर्सन ने आपको ये फ़ायदा दिया, ये हायर परचेज पे ये फैसिलिटी दी कि आप वो चीज़ ले लें स्टार्ट में और उसकी पैसे आराम से देती जाएगा, किस्तों में देते रहेगा। तो दोनों पर्सन को फ़ायदा हो रहा होता है, लेने वाले को ये फ़ायदा हो रहा होता है कि उसको वो चीज़ उसी वक्त मिल जाती है कुछ पैसे डिपॉजिट करवाने के बाद, और बाकी पैसे वो आसानी से मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में दे सकता है। और जो बेच रहा होता है उसको ये फ़ायदा हो रहा होता है कि जितने की वो चीज़ थी, जितने की वो बेसिकली हायर परचेज पे किसी को दे रहा है, बेसिकली वो उससे ज़्यादा पैसे हासिल कर रहा होता है मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू। तो ये इन दोनों पर्सन का फ़ायदा होता है। तो कैश प्राइस वो प्राइस हो गई जितने की ओरिजिनल कोई चीज़ मार्केट में बिक्री होती है, जो कैश में देनी पड़ेगी अगर आप वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं। डिपॉजिट उसको बोलते हैं कि जो हायर परचेज कराने से पहले, किसी भी चीज़ को आप हायर परचेज पे खरीदने से पहले आपको जमा करानी पड़ती है वो रकम, उसको डिपॉजिट बोलते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब होती है वो इंस्टॉलमेंट जो आपको हर महीने कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसी को मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अगर किसी की 10 इंस्टॉलमेंट है तो उसका मतलब है 10 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, हर महीने कुछ पैसे देकर इस तरह की 10 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, तब जाकर वो चीज़ मुकम्मल तौर पे आपकी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये हायर परचेज की तमाम चीज़ें, तमाम टर्म समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट नज़र आ रही है। मैं यहीं से स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन तमाम स्टेटमेंट्स के लिए जो नीचे मेंशन्ड है। पहली स्टेटमेंट क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड द एडिशनल अमाउंट। आपको इनमें एडिशनल अमाउंट निकाल कर दिखानी है, यू हैव टू पे, जो आपको पे करना पड़ेगी बाय हायर परचेज के जरिए। अब एडिशनल अमाउंट किसको बोलते हैं? एडिशनल अमाउंट हम उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं जो आपको कैश प्राइस के अलावा ऊपर देनी पड़ती है जब आप किसी चीज़ को हायर परचेज के जरिए खरीदते हैं, परचेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्ट में लिखा हुआ है 3600 पाकिस्तानी रुपीज़ कैश प्राइस है। आप देख सकते हैं कैश प्राइस के नीचे 3600 पाकिस्तानी रुपीज़ मेंशन्ड है। इस प्राइस से मुराद वो वाली प्राइस है जो आप अगर किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्टली कैश की सूरत में देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 3600 लिखा हुआ है तो आपको ये अमाउंट कैश की सूरत में देनी पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कैश प्राइस अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑब्वियस बात है हायर परचेज के जरिए ये चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 3600 पाकिस्तानी रुपीज़ तो देने ही होंगे जो मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए आप स्लोली क्लियर करेंगे। लेकिन जब आप इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स का हिसाब लगाएंगे, इनको टोटल करेंगे और डिपॉजिट वाली अमाउंट भी ऐड करेंगे, तो जो टोटल अमाउंट आपको देनी पड़ा होगी इस हायर परचेज के अंदर वो इस 3600 रुपीज़ से ज़्यादा होगी। तो जो अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ी है उसी को हम एडिशनल अमाउंट बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हायर परचेज के थ्रू चीज़ों को लेना आसान तो हो जाता है कि आप चीज़ों को मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करके क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जाहिर बात
बात है हायर परचेज के अंदर एक थोड़ा सा नुकसान ये है कि आपको जो चीज़ मिलती है वो कैश प्राइस से ज़्यादा पैसों की मिलती है, और वो ज़्यादा पैसे जो होते हैं उसी को हम एडिशनल अमाउंट बोल रहे होते हैं। अगर आपके पास कैश प्राइस होती अवेलेबल तो आप डायरेक्टली 3600 रुपीज़ की ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप हायर परचेज पे लेंगे तो आपको कुछ अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेगी, और वो अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ही ऐड हुई होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा डिजिटल अमाउंट किसको कहते हैं। तो दूसरे पार्ट में जस्ट आपने ये एक्सप्रेस करके दिखाना है, दिखा हुआ है एक्सप्रेस दी डिजिटल अमाउंट, आपने डिजिटल अमाउंट को एक्सप्रेस करके दिखाना है ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, जो पार्ट नंबर 1 में आपने निकाली होगी एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, यानी जो पार्ट 1 में आप डिजिटल अमाउंट निकालेंगे उसी को आपने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस भी लिख के दिखाना है। तो ये दोनों पार्ट आपने करने हैं नीचे लिखे हुए तीनों पार्ट के लिए, हर पार्ट के लिए सेपरेटली आपको ये दोनों पार्ट सॉल्व करना होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पार्ट नंबर 1 करते हैं, यानी हम वो वाली अमाउंट निकालते हैं जिसको डिजिटल अमाउंट कहा जा रहा है, जो कि हमें हायर परचेज के जरिए पे करना होगी। तो जब भी आपने ये वाली अमाउंट निकालनी हो, आप सबसे पहले वो अमाउंट लिखा करेंगे, वो अमाउंट कैलकुलेट किया करेंगे जो इस हायर परचेज के प्रोसेस में आपको देनी पड़ेगी, आपने दी होगी, जिसके अंदर डिपॉजिट भी शामिल हो जाएगा, जिसके अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी शामिल हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि अमाउंट वी हैव टू पे, जो हमें पे करनी है किसके ज़रिए, हायर परचेज के ज़रिए। तो आगे लिखेंगे बाय हायर परचेज। अब देखिए हायर परचेज में हम अमाउंट्स को इंस्टॉलमेंट्स के जरिए दे रहे होते हैं, किस्तों के जरिए दे रहे होते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन है उसमें टेबल में लिखा हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट, तो आप ए पार्ट में देखें तो मंथली इंस्टॉलमेंट के नीचे लिखा हुआ है 400 पाकिस्तानी रुपीज़, जिसका मतलब है आपको हर मंथ के बाद 400 पाकिस्तानी रुपीज़ एज अ इंस्टॉलमेंट पे करना होंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हर मंथ के बाद। तो अगर एक मंथ की इंस्टॉलमेंट देखें तो वो यहाँ पर 400 पाकिस्तानी रुपीज़ लिखी हुई है। तो इस तरह की कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी वो इसके पैरेलल ही बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके आगे कॉलम लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स का, उसमें 10 लिखा हुआ है, यानी आपको हर मंथ के बाद 400 जो पाकिस्तानी रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, इस तरह की आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करनी पड़ेगी। यानी एक महीना खत्म होगा 400 रुपीज़ देंगे, फिर नेक्स्ट महीना खत्म होगा फिर 400 रुपीज़ देंगे, और इस तरह की 10 बार आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है। तो अगर एक इंस्टॉलमेंट को देखा जाए तो वो 400 पाकिस्तानी रुपीज़ की बनती है, और इसका मतलब है एक मंथ की इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप एक इंस्टॉलमेंट में यानी एक मंथ में 400 पाकिस्तानी रुपीज़ देते हैं तो 10 इंस्टॉलमेंट्स में कितनी देंगे। तो जाहिर बात है एक मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है उसको टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो अमाउंट भी पता चल जाएगी जो आपने 10 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दी होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर हम 400 को जो एक महीने की इंस्टॉलमेंट बनती है यानी एक इंस्टॉलमेंट बनती है, इसको टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो कि हमने पे करनी है जो कि 10 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो अमाउंट आएगी जो कि 400 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, ये वो अमाउंट होगी जो शो करवा रही होगी कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि टोटल 10 बनती है यानी 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे पे किए हैं। तो इसलिए ये पैसे हैं तो इनके पीछे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, PKR। तो ये तो वो अमाउंट होगी सेपरेट जो कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर 10 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पूरी की होगी। अब वो अमाउंट भी तो हमने इसमें ऐड करनी है ना जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पे की थी, क्योंकि हायर परचेज के प्रोसेस में आप जब भी हायर परचेज के थ्रू कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो स्टार्ट में ही आपको एक रकम तो जमा करानी पड़ती है, एक अमाउंट जमा करानी पड़ती है जिसको डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये पहले जमा होती है, इसके बाद जो पैसे बच जाते हैं वो आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे होते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो अब जो डिपॉजिट वाली अमाउंट है याद रखिएगा ये भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, ये भी आपको हायर परचेज में देनी पड़ती है। तो डिपॉजिट वाली अमाउंट कितनी है पार्ट में 500 रुपीज़, तो आप इस अमाउंट में क्या ऐड कर देंगे 500 रुपीज़ को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो अब याद रखिएगा जब भी आपने अमाउंट निकालनी हो कि जो कि आपको पे करना होगी हायर परचेज के थ्रू, तो आपने पहले ये मंथली इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट निकालनी होती है और इसमें हमेशा डिपॉजिट वाली अमाउंट को ऐड कर देना होता है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 4000 होता है, यहाँ पे 4000 लिख दूंगा और इस ऊपर वाली अमाउंट को आप साथ वैसे का वैसे उतार लें। अब इन दोनों अमाउंट्स को भी ऐड कर दें तो 4000 में जब आप 500 रुपीज़ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 4500 रुपीज़। इसका मतलब हायर परचेज के थ्रू आपको 4500 रुपीज़ देने पड़ेंगे किसी चीज़ को ख़रीदते वक्त। अब जिस चीज़ को यहाँ पे ख़रीदने की बात हो रही है उसी की कैश प्राइस यहाँ पे बताई हुई है, आप देख सकते हैं ए पार्ट में कैश प्राइस मेंशन्ड है 3600 रुपीज़। तो ये जो प्राइस आई है और इस प्राइस में क्या लेना देना है, क्या फ़र्क है। तो कैश प्राइस जिस तरह बता चुका हूँ वो प्राइस है जितने पे कोई चीज़ अवेलेबल थी अगर आपके पास इतना कैश अवेलेबल होता, और हायर परचेज वो प्राइस है, ये वाली वो अमाउंट है जो कि आपको किस्तों में इस चीज़ को ख़रीदने के बाद देनी पड़ेगी। तो इससे पता चलता है कि 4500 में और 3600 में फ़र्क है, डिफरेंस है।
कैश प्राइस कम है और जो अमाउंट आप हायर परचेज के थ्रू देंगे या देनी पड़ेगी वो ज़्यादा है। तो एडिशनल अमाउंट किस तरह निकलेगी? तो एडिशनल अमाउंट का यही मतलब होता है कि इस वाली अमाउंट में जो कि आपने हायर परचेज के थ्रू पे की होगी और कैश प्राइस में जो फ़र्क होगा वही एडिशनल अमाउंट होती है। तो एडिशनल अमाउंट हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एडिशनल अमाउंट और एडिशनल अमाउंट निकालने का तरीका ये होगा कि वो अमाउंट जो आपने हायर परचेज के थ्रू पे करनी है या पे की होगी उसको पहले लिखेंगे जो कि 4500 रुपीज़ है, और इसमें से हमेशा मेंशन कर देंगे कैश प्राइस, यानी कैश प्राइस कितनी थी ये पार्ट में आप देख सकते हैं लिखी हुई 3600, तो इसमें से हमेशा आप कैश प्राइस को माइनस किया करेंगे। तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि कैश पे चीज़ लेने का क्या फ़ायदा होता और हायर परचेज पे लेने का क्या फ़ायदा होगा, ये भी पता चल जाएगा। तो जब आप 4500 में से 3600 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 900 पाकिस्तानी रुपीज़। इससे पता चला कि अगर आप किसी चीज़ को कैश प्राइस पे लेते तो वो 3600 रुपीज़ की मिलनी थी, लेकिन आपने उसको हायर परचेज पे लिया तो वो 4500 रुपीज़ की मिली, और इन दोनों प्राइस में 900 का फ़र्क है, जिससे ये क्लियर हो गया कि हायर परचेज पे जो आपने चीज़ खरीदी है वो 900 रुपीज़ महंगी मिली है। अगर आपके पास कैश अवेलेबल होता तो वो आपको 900 रुपीज़ कम पैसों पे यानी 3600 रुपीज़ पे मिल जाती। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो अब इसके पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करके दिखाना है, यहाँ पे मेंशन्ड है कि एक्सप्रेस दी एडिशनल अमाउंट, यानी आपने एडिशनल अमाउंट को एक्सप्रेस करना है इन पार्ट नंबर 1 जो हमने पार्ट नंबर 1 में निकाली है। मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, हमने 900 पाकिस्तानी रुपीज़ एडिशनल अमाउंट अभी कैलकुलेट करी है। तो आपने इस एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी हम सीखेंगे किस तरीके से एक अमाउंट को किसी दूसरी अमाउंट के लिहाज से एज अ परसेंटेज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी एक अमाउंट को किसी दूसरे अमाउंट के लिहाज से एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना हो तो जिस अमाउंट का नाम स्टार्ट में आ रहा होता है, जिसको स्टार्ट में मेंशन किया होता है, उसको सबसे पहले लिखते हैं और उस अमाउंट को, उस चीज़ को आप डिवाइड करते हैं उस अमाउंट के साथ जिसके लिहाज से आप उसको एज अ परसेंटेज लिखना चाह रहे होते हैं। तो आप इस एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस लिखना चाह रहे हैं तो पहले एडिशनल अमाउंट लिखा हुआ है तो आप पहले एडिशनल अमाउंट को मेंशन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैश प्राइस पे और हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे एक चीज़ को दूसरी के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देते हैं हम क्या निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल रहा हूँ, हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो हम निकालना चाह रहे हैं एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिस चीज़ को पहले बताया गया है, जिस चीज़ को पहले मेंशन किया गया पहले उसको लिखें। आपको एडिशनल अमाउंट के बारे में पहले डिस्क्रिप्शन में बताया गया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है। तो एडिशनल अमाउंट कितनी है, वो है 900 पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप पहले इसको लिख लें, इसको हमेशा डिवाइड करें उस अमाउंट के साथ, उस चीज़ के लिहाज से, उस चीज़ के साथ आप कह लें जिसको आपने इसके इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेंशन करना है। तो आपने एडिशनल अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस मेंशन करना है। तो कैश प्राइस बाद में आ रही है तो इसलिए 900 को डिवाइड हमेशा करेंगे कैश प्राइस से। तो कैश प्राइस पार्ट नंबर ए में मेंशनड है वो 3600 रुपीज़ है, तो आप यहाँ पे 300 रुपीज़ लिख देंगे। जब आप ये फ्रैक्शन कंप्लीट कर लें इसको हमेशा आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के टर्म्स में एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसको पहले मेंशन की लिखें, पहले मेंशन करें, जो बाद में लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में लिखें और इन दोनों चीज़ों को जो कि फ्रैक्शन बन चुकी होंगी 100% से मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसा आप इसको सॉल्व कर लें ये दोनों जीरोस इन दोनों जीरोस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर 9 नीचे 36 बचेगा और यहाँ पे आपके पास 100 बच जाएगा और साथ परसेंटेज का साइन वैसे ही आ जाएगा। अभी भी ये कटते हैं, 9 1 टाइम्स 9 4 टाइम्स 36 होता है, तो ऊपर 1 बच गया और नीचे 4 बच गया और मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही और 100% वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अभी भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, 4 और 100, 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 25 टाइम्स 100 होता है। तो ऊपर एक 1 बच गया, मल्टीप्लाई का साइन बचा, साथ 25 बचा और परसेंटेज का सिंबल बचा और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 25 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आ जाएगा और परसेंटेज का सिंबल या साइन वैसे का वैसे ही। इसका मतलब इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया 25%। यानी अगर आप एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो 25% बनती है। यही हमने निकाल कर दिखाना था। अब चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ।
तो अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में भी ऊपर वाले दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, यानी आपको एडिशनल अमाउंट जो पे करनी है हायर परचेज के थ्रू वो भी निकाल के दिखानी पड़ेगी, और दूसरे पार्ट में आपको एडिशनल अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस भी लिख के दिखाना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अभी आपको ए पार्ट में समझाया। तो पहला पार्ट करते हैं जिसमें आपने एडिशनल अमाउंट निकालनी है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपने एडिशनल अमाउंट निकालनी हो जो कि आपको पे करना पड़ेगी हायर परचेज के थ्रू, आपको वो टोटल अमाउंट निकालनी पड़ेगी जो हायर परचेज के थ्रू आपने पे करनी है। तो जब आप हायर परचेज के थ्रू जो टोटल अमाउंट है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे कैश प्राइस के साथ, और उन दोनों प्राइस में जो आपने फाइंड आउट की होगी और जो कैश प्राइस होगी, जो फर्क होगा उसी को हम बोलते हैं एडिशनल अमाउंट। तो सबसे पहले हमने वो अमाउंट निकालनी है जो इस हायर परचेज के प्रोसीजर के थ्रू आपको पे करना पड़ेगी। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि अमाउंट वी हैव टू पे बाय हायर परचेज, वो अमाउंट जो हमने पे करनी है किसके जरिए, हायर परचेज के जरिए, हायर परचेज। अब आपको पता है कि हायर परचेज के अंदर हम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे होते हैं, और हमारे क्वेश्चन में मंथली इंस्टॉलमेंट्स गिवन है। तो अगर आप बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट मेंशन्ड है 7,500 पाकिस्तानी रुपीस, जिसका मतलब है आपको हर महीने 7,500 रुपए एज आ इंस्टॉलमेंट देने हैं। और ऐसी इंस्टॉलमेंट्स कितनी बार आपको पे करनी है, तो वो आगे उसके पैरेलल मेंशन्ड है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के सेक्शन के अंदर। तो आप देखें बी पार्ट में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है 12, यानी आपको 12 ऐसी इंस्टॉलमेंट देनी होगी जिसमें हर महीने के बाद आपको 7,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अब हमें यह निकालना है कि इन मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए टोटल पैसे हमें कितने देने पड़ेंगे। अगर एक इंस्टॉलमेंट का मतलब है एक मंथ की इंस्टॉलमेंट जो कि 7,500 बनती है, तो अगर एक इंस्टॉलमेंट में 7,500 रुपए 7,500 रुपीज देना पड़ते हैं, तो 12 इंस्टॉलमेंट में कितने देने पड़ेंगे। तो सिंपल है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को, एक इंस्टॉलमेंट की प्राइस को 12 से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 7,500 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हमने कितने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे पी के आर आपने मेंशन करना है पीछे, इसका मतलब है पाकिस्तानी रुपीस। तो ये तो वो अमाउंट आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में हमने हर मंथ के बाद मिलाकर टोटल पे की है। अब आपको मैं बता चुका हूं कि हायर परचेज के अंदर जब हम हायर परचेज पे कोई चीज बाय कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो कुछ अमाउंट हमें इन मंथली इंस्टॉलमेंट से पहले ही देनी पड़ती है, जिसको हम डिपॉजिट या डाउन पेमेंट कहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट भी मेंशन है, बी पार्ट में कितना मेंशन है, 15,000 रुपीज, यानी पहले आपको डिपॉजिट देना पड़ता है 15,000 रुपीज, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पूरे करने पड़ते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट्स वाले पैसे में देने पड़ेंगे वो तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से मिल जाएंगे। और जो पैसे स्टार्ट में देने पड़ते हैं और देने पड़ेंगे वो यहाँ पे मेंशन है 15,000। तो आपने इस डिपॉजिट वाली अमाउंट को भी इस अमाउंट में ऐड करना है। तो आप यहाँ पे ऐड कर दें पी के आर यानी पाकिस्तानी रुपीस, और इसमें आप मेंशन कर दें 15,000। तो इसका मतलब है जब आप इन दोनों अमाउंट्स को सम करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हमें एक्चुअल अमाउंट हायर परचेज के थ्रू कितनी देनी पड़ेगी। अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें, ये बहुत इजीली आ जाएगा। आप 7,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दें कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 90,000 रुपीज़, ये मैंने 90,000 लिख दिए। और इसके अंदर ये ऊपर वाली अमाउंट को आप वैसे नीचे उतार लें जो कि है 15,000, तो ये वैसे की वैसे उतार लें। अब इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करें तो 90,000 में आप 15,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,05,000, जो होती है 1,05,000। इसको हम पढ़ेंगे 1,05,000, और ये भी पाकिस्तानी रुपीस में होगी, तो इसलिए यहाँ पे पीकेआर मेंशन कर देंगे। तो ये वो अमाउंट आ गई जो आपको हायर परचेज के थ्रू देनी पड़ेगी किसी चीज को खरीदते वक्त। अब बी पार्ट में हमें क्योंकि कैश प्राइस कितनी गिवन है 90,000, इसका मतलब है कि बी पार्ट के मुताबिक अगर आप कोई चीज बाय करने जा रहे थे तो उस चीज की कैश प्राइस 90,000 थी, यानी अगर आपके पास 90,000 कैश पड़ा होगा तो आपको ये चीज मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि आप हायर परचेज के थ्रू चीज खरीद रहे हैं तो अब ये चीज 90,000 की नहीं बल्कि 1,05,000 की मिलेगी। ये वही अमाउंट है जो अभी हमने कैलकुलेट की है। तो इस अमाउंट में और वो जो कैश प्राइस वाली अमाउंट है उसमें जो फर्क होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट या एडिशनल अमाउंट। तो अब हम वो एडिशनल अमाउंट आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एडिशनल अमाउंट की, तो हम लिखेंगे एडिशनल अमाउंट। तो वो निकालने का तरीका क्या हुआ करेगा कि वो अमाउंट जो हायर परचेज के थ्रू आपने पे की है, जो कि ऊपर मेंशन्ड है 1,05,000, सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो 1,05,000 मैंने ये लिख दिया, और इसमें से हमेशा माइनस कर देंगे कैश प्राइस को। तो बी पार्ट के मुताबिक कैश प्राइस कितनी थी, वो टेबल में लिखी हुई 90,000, यानी इसमें से आप 90,000 को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे किसको, 90,000 को। तो जब आप 1,05,000 में से 90,000 माइनस करेंगे तो आपके पास एडिशनल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 15,000। इसका मतलब जो चीज़ आपको 90,000 में अवेलेबल थी
कैश होने की सूरत में और वो आपने हायर परचेज के थ्रू 1,05,000 की खरीदी, तो इन दोनों अमाउंट में जो फर्क आया, जो डिफरेंस है जिसको एडिशनल अमाउंट कहते हैं, वो 15,000 का आया, 15,000 का आया। इसका मतलब आपको हायर परचेज के थ्रू 15,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर आप इस चीज़ को किस्तों में या आप कह लें हायर परचेज के थ्रू बाय करते हैं। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। तो अब हम पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस दी एडिशनल अमाउंट, यानी जो एडिशनल अमाउंट आपने पार्ट नंबर 1 में निकाली है जो कि 15,000 है, आपने इस अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, यानी एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो जब भी किसी एक अमाउंट को किसी दूसरी अमाउंट के लिहाज से एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करना हो, तो जिस अमाउंट को स्टार्ट में लिखा जाता है, स्टार्ट में डिस्कस किया जाता है, स्टार्ट में बताया जाता है, उसको सबसे पहले लिखना होता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस दी एडिशनल अमाउंट, सबसे पहले एडिशनल अमाउंट का कहा गया है जिसको आपने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस लिख के दिखाना है। तो आपने सबसे पहले एडिशनल अमाउंट को ही मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख ही चुका हूँ, एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस इक्वल होगा, सबसे पहले एडिशनल अमाउंट को मेंशन करें जो कि अभी हमने पार्ट नंबर 1 में निकाली है 15,000, मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। और इस एडिशनल अमाउंट को आपने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस रिप्रेजेंट करना था, तो जिसके लिहाज से इसको एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है यानी कैश प्राइस के लिहाज से, तो आपने 15,000 को हमेशा कैश प्राइस से डिवाइड करना है। तो कैश प्राइस कितनी गिवन है बी पार्ट में 90,000, तो इसके नीचे लिख दें 90,000। और इन दोनों चीज़ों को आपने हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देना होता है इस तरीके से, यानी ये दोनों चीज़ें मिलाकर एक फ्रैक्शन बन रही है, तो इस पूरी फ्रैक्शन को आपने हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस तरीके से किसी एक चीज़ को एज अ परसेंटेज ऑफ अदर अमाउंट या आप कह लें डिफरेंट अमाउंट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें, तो ये नीचे वाले 3 जीरो इन ऊपर वाले 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 15 बचेगा, नीचे 90 बचेगा और यहाँ पे 100% को आप वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, तो ऊपर 15 बच गया, नीचे 9 बच गया, इधर 10 बचा, 10 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप खुद से 1 लिख सकते हैं और साथ परसेंटेज का साइन वैसे ही। अब इनमें कुछ कैंसिलेशन तो होती नहीं है, तो ऐसे केस में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया करें, नीचे वाली वैल्यू को फ्रैक्शन के सामने वाली फ्रैक्शन के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही। अब जस्ट आपने 150 को 9 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास क्वेश्चन जो है बड़ा ईजिली हो जाएगा। अगर आप नोटिस करें 150 और 9 अभी भी जो है कैंसिल आउट होते हैं, अगर आप इनको कैंसिल आउट कर लेंगे तो डिवीजन और भी आसान हो जाएगी। तो 150 और 9 दोनों 3 के टेबल पर आते हैं, 3 टाइम्स 9 होता है, और 3 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 150 होता है, यानी ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 3। तो अब ये मजीद तो कैंसिल आउट नहीं होते, तो आपको ये डिवाइड करके पता चलेगा कि इनका फाइनल आंसर क्या आता है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। तो आप 50 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 3 पे। तो अगर मैं पहले वाले डिजिट 5 को लूँ तो 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो 5 के करीब कहाँ पे आता है, 3 1 टाइम्स 3, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 3 आ जाएगा। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। तो 2 3 से छोटा है, आपको 0 उतारना पड़ेगा ताकि ये 20 बन जाए। अब 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन 20 के पास पास आता है, 3 6 टाइम्स आता है, वो 3 6 टाइम्स कितना होता है, 18। तो 20 माइनस 18 करें कितना होता है, वो होता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब अगला डिजिट उतारना पड़ेगा जो 50 का आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो जब ऐसा हो आपको पता है यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे, ऊपर भी लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 प्लेस कर देंगे और इस 0 को यहाँ पर हम उतार लेंगे, तो यह बन गया 20। अब अगेन 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 20 या 20 के पास आए, तो वो 6 ही होगा क्योंकि 3 6 टाइम्स ही 18 होता है, तो 20 माइनस 18 फिर से कितना आ जाएगा, 2। तो अगर आप नोटिस करें ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब आगे से फिर एक डिजिट ऊपर से उतारना पड़ेगा, तो डेसिमल लगा ही चुके हैं, दोबारा लगाने की तो जरूरत नहीं होती, ना लगता है, तो यहाँ पे एक 0 लिख के आपको फिर से नीचे उतारना पड़ेगा, तो 20 बन जाएगा, फिर 3 6 टाइम्स करना पड़ेगा, ये फिर 18 हो जाएगा, 20 माइनस 18 फिर 2 बन जाएगा। तो आप नोटिस करें ये ऊपर भी इसी तरीके से चलता जाएगा और नीचे भी ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिख ली, ये काफ़ी है, यही इसका आंसर है जो कि है 16.66%। तो 50 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा, 16.66%। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस रिप्रेजेंट करें, तो एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस कितना बनेगा, वो बनेगा 16.66%। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट में भी ऊपर दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। पहले पार्ट में आपको एडिशनल अमाउंट निकाल कर दिखानी पड़ेगी जो कि आपको हायर परचेज के थ्रू पे करनी है, और दूसरे पार्ट के अंदर आपको ऊपर वाली एडिशनल अमाउंट को ही एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस भी लिख के दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ जब भी आपने एडिशनल अमाउंट निकालनी हो जो कि आपको पे करना होती है हायर परचेज के थ्रू, आपको वो वाली अमाउंट पहले निकालनी पड़ेगी जो कि हायर परचेज के थ्रू आप पे करेंगे, और उस अमाउंट का कंपेरिजन आप कैश प्राइस से करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि
कितनी ज़्यादा अमाउंट, कितनी एडिशनल अमाउंट आपने पे करी है हायर परचेज के थ्रू। तो आपको सबसे पहले वही अमाउंट निकालनी है जिसको हम कहते हैं अमाउंट, जो कि आप पे कर रहे होते हैं हायर परचेज के थ्रू। तो इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग भी यही डालेंगे जिस तरह ए और बी पार्ट में डाली है कि हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट वी हैव टू पे बाय हायर परचेज, यानी वो अमाउंट जो हमने पे करनी है किसके ज़रिए, हायर परचेज के ज़रिए। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हमें एडिशनल अमाउंट के बारे में पता चलेगा। तो ये अमाउंट कैसे निकलती है, क्योंकि हायर परचेज के अंदर हम पैसों को मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप सी पार्ट में देखें, मंथली इंस्टॉलमेंट के नीचे लिखा हुआ है 500 पाकिस्तानी रुपीज़, यानी सी पार्ट के मुताबिक आपको हर महीने 500 पाकिस्तानी रुपीज़ एज अ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। और ऐसी इंस्टॉलमेंट आपको कितनी दफ़ा देनी पड़ेगी वो आगे लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के नीचे सी पार्ट में 36, यानी आपको 36 टाइम्स हर महीने के बाद 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे एज अ इंस्टॉलमेंट। तो अगर एक महीने में आपको, एक महीने के बाद आप कह लें या एक महीने में भी कह लें, एक महीने के बाद अगर आपको 500 पाकिस्तानी रुपीज़ देने पड़ते हैं जो कि एक इंस्टॉलमेंट बनती है, तो इसी तरह की 36 इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये निकालना बहुत आसान है। अगर एक इंस्टॉलमेंट का मतलब एक मंथली इंस्टॉलमेंट है और एक मंथली इंस्टॉलमेंट 500 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है, तो इससे यही मतलब लिया जाएगा कि एक इंस्टॉलमेंट अगर 500 पाकिस्तानी रुपीज़ की बनती है, आपको एक इंस्टॉलमेंट में 500 पाकिस्तानी रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो इसी तरह की 36 में कितने देने पड़ेंगे, 500 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आप एक महीने की इंस्टॉलमेंट को, जो कि 500 रुपीज़ बनती है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी 36 से मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको टोटल अमाउंट वो मिल जाएगी जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पे करेंगे। तो 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप टोटल अमाउंट जो पे कर पाएंगे वो ये होगी, जो कि 500 को 36 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगी। अब ये तो सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट हो गए, और आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि हायर परचेज में सबसे पहले आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, कुछ पैसे स्टार्ट में देने पड़ते हैं जिसको डिपॉजिट कहते हैं। उसके बाद जो बाकी पैसे बच जाते हैं वो आप इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स वाले टोटल पैसे तो ये लिख दिए हैं, ये मैं मल्टीप्लाई करके मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे भी तो ऐड करने हैं ना इसमें, जो कि आपको डिपॉजिट के सूरत में सबसे पहले देने पड़ते हैं, उसके बाद ही मंथली इंस्टॉलमेंट के पैसे जो है आप देते रहते हैं। तो डिपॉजिट की सूरत में अगर आप देखें, सी पार्ट में डिपॉजिट के नीचे लिखा हुआ है 10,000, यानी सबसे पहले तो आपको 10,000 देने पड़ेंगे, उसके बाद ये अमाउंट ऑफ मनी देने पड़ेगी जो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और अभी इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो डिपॉजिट वाली अमाउंट भी आपको ऐड करनी पड़ती है इस टोटल अमाउंट में, क्योंकि ये टोटल अमाउंट ही आप हायर परचेस में पे कर रहे होते हैं। ये स्टार्ट में दे रहे होते हैं डिपॉजिट वाली, और बाकी इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे होते हैं। तो डिपॉजिट वाली अमाउंट कितनी है सी पार्ट में, 10,000, तो आप इसमें प्लस कर देंगे पी के आर और आगे क्या मेंशन कर देंगे 10,000। अब आपने इन दोनों अमाउंट्स को जस्ट ऐड करना है तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। तो अगर आप 500 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 18,000 आता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18,000, और इसमें ऊपर वाली प्राइस को ऐड करना है, तो मैं ऊपर वाली प्राइस को वैसे ही उतार लेता हूँ जो कि है 10,000। अब आप 18,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कितने आ जाएगी, 28,000। इससे पता चला कि आपको इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी अगर सी पार्ट के मुताबिक आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं हायर परचेज के थ्रू, तो आपको टोटल अमाउंट इतनी पे करनी पड़ेगी। अब हमने तो एडिशनल अमाउंट निकालनी है, तो एडिशनल अमाउंट किस तरह निकालते हैं, इस अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं कैश प्राइस के लिहाज से। आप देखिए सी पार्ट में कैश प्राइस लिखी हुई है 25,000, यानी सी पार्ट के मुताबिक वो चीज़ असल में 25,000 रुपये की थी, 25,000 की थी अगर आपके पास कैश अवेलेबल होता, लेकिन क्योंकि आपने उसको हायर परचेज पे खरीदा है तो अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं, 28,000। तो 28,000 में और 25,000 में जो गैप है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी पड़ी है इस हायर परचेज की वजह से, वही उसी को हम एडिशनल अमाउंट बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे एडिशनल अमाउंट, और मैं आपको वो निकालना बता चुका हूँ। जब भी आपने एडिशनल अमाउंट निकालनी है तो ये जो ऊपर अमाउंट लिखी होती है सबसे पहले इसको लिखना है। तो आप लिखेंगे ऊपर वाली अमाउंट को जो कि है 28,000, और इसमें से आप माइनस करवा देंगे किस अमाउंट को, जो कि कैश प्राइस में मेंशनड है। कैश प्राइस में कितनी अमाउंट मेंशन थी, ऊपर सी पार्ट में आप देख सकते हैं वो मेंशनड है 25,000, तो इसमें से आप माइनस करवा देंगे 25,000 इस तरीके से, ठीक है। तो 28,000 में से 25,000 निकालें तो कितने आते हैं, आपके पास आते हैं 3,000 रुपीज़। इसका मतलब आपको हायर परचेज पे चीज़ खरीदने की वजह से 3,000 रुपये, 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को एडिशनल अमाउंट हम बोल रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका कर लेते हैं पार्ट नंबर 2।
तो अब इस सेकंड पार्ट में यहाँ पे मेंशन है, आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है एडिशनल अमाउंट को जो कि आपने पहले वाले पार्ट में ऑब्टेन की है एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, यानी एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस लिख के दिखाना है। अब ये पिछले पार्ट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। एडिशनल अमाउंट जो हमने इसी अभी पार्ट में कैलकुलेट करी है वो है 3000 रुपीज़, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जब भी किसी एक अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ अदर अमाउंट एज अ परसेंटेज आपने एक्सप्रेस करना हो, तो जो अमाउंट सबसे पहले डिस्कस की जाती है, सबसे पहले मेंशन होती है, उसको सबसे पहले लिखना होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सप्रेस दी एडिशनल अमाउंट, सबसे पहले एडिशनल अमाउंट का जिक्र आया है। इस अमाउंट को आपने एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो सबसे पहले इस अमाउंट को मेंशन करना है। तो एडिशनल अमाउंट कितनी मेंशन है? 3000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही हेडिंग डाल दी हुई है, एडिशनल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एडिशनल अमाउंट को लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3000 वैसे का वैसे, क्योंकि आपने इस अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस रिप्रेजेंट करना है। तो इसको अब कैश प्राइस के लिहाज से रिप्रेजेंट करना है, तो इसके नीचे आपको अब कैश प्राइस लिखनी है। तो कैश प्राइस सी पार्ट के अंदर कितनी मेंशन है? 25,000, आप देख सकते हैं टेबल के अंदर मेंशन है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 25,000 के साथ। तो जब आप ये फ्रैक्शन बना लेंगे, इसको हमेशा 100% से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरीके से आप एक अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ अदर अमाउंट लिख पाते हैं। तो जब आप ये कर लेंगे, अब जैसे इसको सॉल्व कर लें, तो ये नीचे वाले तीनों जीरोस ऊपर वाले 3 जीरो से कट जाएंगे। ऊपर जस्ट 3 बचेगा, नीचे जस्ट 25 बचेगा, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा? आपके पास 100 बच जाएगा। अब देखिए 25 और 100 कैंसिल आउट होते हैं। 25 1 टाइम्स 25 होता है और 25 4 टाइम्स 100 होता है। तो इधर ऊपर 3 बच गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 4 बच गया, और आगे परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 12, और साथ परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही। इसका मतलब इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 12%। यानी अगर आप एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 12% बनती है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।